ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चारों गुलेरिया की बात सुनते ही अचानक ही गुलेरिया के हॉल में शांति छा गई। चारों ने जो डिमांड रखी थी वह कुछ सेकंड के लिए किसी की समझ में नहीं आ रही थी, मगर लगभग एक साथ चारों की इस डिमांड को नकारते हुए आकाश और श्रेया ने कहा, नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। श्रेया जो हमेशा ही बड़ों के साथ बड़े ही आदर और रिस्पेक्ट के साथ बात करती थी, अचानक आज उस श्रेया की आवाज़ तेज हो गई थी। आकाश ने भी तेज आवाज में अपने माँ बाप की इस बात का विरोध किया। चारू जानती थी वह आकाश को कुछ नहीं कह सकती थी, मगर तीखी नजरों से श्रेया की ओर देखते हुए चारू ने कहा, इतनी ऊंची आवाज में अपने सास ससुर से बात करते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? यही संस्कार मिले हैं तुम्हें? इससे पहले कि श्रेया कुछ कहने जाती, अपनी बात आगे बढ़ाते हुए चारू ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मित्तल परिवार के साथ पड़ी बड़ी हो और जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है वह तुम्हारी सगी माँ नहीं थी, मगर यह जरूरी नहीं कि माँ बाप अगर ठीक से परवरिश ना करें तो बच्चे संस्कार भूल जाएं। बड़ों के साथ किस तरह से बात करना चाहिए, कितनी आवाज़ ऊंची में बात करनी चाहिए, यह संस्कार तो बहुत बेसिक होते हैं। तुम्हें किसी से तमीज भी नहीं सिखाई गई। श्रेया ने दबी हुई आवाज में अपनी सास की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, मगर आपने जो बात रखी है उस बात को मानना मेरे लिए नामुमकिन। पिंकी मेरी बेटी है। मैं लगातार 5 सालों से उसे दुनिया के हर कोने में ढूंढने की कोशिश की है। सालों बाद मुझे मेरी बच्ची वापस मिली है। मैं उसे अपने से अलग नहीं होने दे सकती। श्रेया की इस बात पर अपनी जगह से खड़े होकर चारों कुछ कदम चलकर श्रेया के पास आई और फिर दबी हुई आवाज में श्रेया से कहने लगी, क्या सचमुच तुम्हें अपनी बेटी से इतना प्यार है, या यह सबके सामने ढोंग कर रही हो तुम? श्रेया हैरानी से अपनी सास की ओर देखने लगी। चारू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर सचमुच अपनी बच्ची से इतना ही प्यार करती तो पैदा होने के बाद उसे इस तरह खो नहीं देती। मानती हूँ कि तुम्हारा बच्चा तुमसे चुराया गया था, मगर सवाल ये उठता है कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे खो सकती है? यह तुम्हारी लापरवाही का नतीजा था जो पिंकी को अपना बचपन इस तरह से एक ऐसी औरत के साथ बिताना पड़ा जो उसकी माँ थी ही नहीं, जो बच्ची पर तरह तरह के जुल्म करती थी, उसे इस कदर से टॉर्चर करती कि छोटी सी बच्ची ने अपने आप को दूसरे बच्चों से कमजोर मान लिया था। वह लोगों के साथ ठीक से बोल भी नहीं सकती थी। अरे उस बच्ची को इतना लाचार कर दिया था कि अपने ऊपर हो रहे जुल्म को भी किसी के सामने बता नहीं सकती थी। यह सारी बातें सोच सोच कर मेरा सीना छलनी हो जाता है, क्योंकि मैं उसकी दादी हूँ। लेकिन तुम माँ होते हुए भी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अपनी सास के मुंह से सुना हुआ हर इल्जाम श्रेया के लिए अपने आप को जलाने से कम नहीं था। जो बात सोच सोचकर श्रेया ने नताशा की जान लेने के बारे में प्लानिंग कर ली थी, वह बात आज भी श्रेया को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। कहीं न कहीं पिंकी के साथ जो कुछ भी हुआ था, उन बातों का इल्जाम श्रेया अपने आप को देती थी। पिंकी के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसमें जितना हाथ नताशा का था, श्रेया को लगता था कि शायद उतना ही बड़ा हाथ उसका खुद का भी था। और आज सबके सामने चारू ने श्रेया पर यह इल्जाम डालकर श्रेया के मन के घाव को फिर से हवा दे दी थी। आज भी रात को श्रेया ठीक से सो नहीं पाई थी। श्रेया को हमेशा ही सपनों में भी यह डर लगा रहता था कि मरी हुई नताशा वापस आकर पिंकी के साथ वही चीजें दोहराने की कोशिश कर रही थी जो उसने लगातार इतने साल पिंकी के साथ किया था। नींद से जागते ही आधी रात को श्रेया दौड़कर पिंकी की कच्ची नींद से जगाकर अपने गले से लगा लेती थी। आकाश भी श्रेया के इस दर्द को अच्छी तरह महसूस कर सकता था। जब चारों ने देखा कि उसकी बात से श्रेया पर गहरा असर किया था, तो वह आगे बढ़कर श्रेया को कुछ कहने जा ही रहा था, मगर तभी अचानक आकाश ने चारू को रुकते हुए कहा, जब पिंकी के साथ यह सब कुछ हो रहा था तब श्रेया उसके साथ नहीं थी, बल्कि मैं था उसके साथ। और एक बाप होने के नाते यह मेरा फर्ज था कि मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करूं, मगर मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई। पिंकी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी जिम्मेदार श्रेया नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है वह मुझसे कहिए। ना सिर्फ आकाश उनका बेटा था, मगर आकाश परिवार का हेड था। अब चारू अच्छी तरह से जानती थी कि आकाश जो कुछ भी कह रहा था
वह सच था। अगर पिंकी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें श्रेया या आकाश में किसी को दोष देना चाहिए था तो वह आकाश था, क्योंकि जब भी पिंकी के साथ यह सब कुछ हुआ था आकाश पिंकी के साथ मौजूद था। श्रेया को तो उस वक्त पता भी नहीं था कि उसका खोया हुआ बच्चा इस दुनिया में किस कोने में था। मगर पूरी बात पलटते हुए चारू ने आकाश से कहा, तुम इस परिवार के हेड हो, कंपनी भी तुम ही संभालते हो, अब इतना बड़ा बिजनेस संभालती हो, पूरा दिन काम में बिजी रहते हो, फिर भी तुम्हारा ध्यान कैसे हो सकता है इन सब बातों पर? और अगर इस लड़की ने पिंकी को खोया नहीं होता तो यह नौबत आती ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह लड़की पिंकी की परवरिश करने के लायक है। इस बात पर आकाश तिलमिला उठा। आकाश ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, तो क्या आपको लगता है कि आप माँ कहलाने के लायक हैं? आकाश की बात पूरे गुलेरिया हाउस में गूंजने लगी थी। अपनी चेयर पर बैठे अनुपम ने अपने सामने रखा चाय का कप दूर से जमीन पर फेंका और अपनी जगह से खड़े होते हुए आकाश को ऊंची आवाज में कहा, यह किस तरह का बर्ताव है अपनी माँ के साथ तुम्हारा? क्या तुम अपनी माँ के साथ बात करने का तरीका भी भूल चुके हो? इस लड़की के साथ रहते हुए मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठीक रास्ते पर लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर तुम सारा दिन करण के पीछे दौड़ते रहते थे और आज हमसे इस तरह की बात कर रहे हो। अनुपम को शांत करते हुए चारू ने कहा, इस वक्त इन सब बातों के लिए नहीं आए हैं हम यहाँ। बीती बातों को भूल जाते हैं और जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करते हैं, और सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारी पोती हमारे साथ रहे, जिससे हम उसे एक बेहतर फ्यूचर दे सकें, उससे अच्छी परवरिश दे सकें। क्या हमारा पिंकी के ऊपर कोई हक नहीं? हम उसके दादा दादी हैं। हम अगर पिंकी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो उसमें गलत ही क्या है? आकाश ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या सचमुच यह वजह है कि आप पिंकी को अपने साथ ले जाना चाहते हो? आकाश का यह सवाल सुनकर अनुपम और चारू दोनों हैरान रह गए। अनुपम ने आकाश से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो और क्या वजह हो सकती है? हम उसके दादा दादी हैं, उसकी भलाई चाहते हैं, उसे अपने साथ रखना चाहते हैं बस। आकाश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हमसे पैसा लेना चाहते हैं, है ना? आकाश ने यह बात बिल्कुल दबी हुई आवाज में कही थी। आकाश ने अपनी नजरें अपने पापा की आंखों में डालकर यह बात नहीं कही थी। आकाश आज भी उस रिश्ते की मर्यादा निभा रहा था जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं था। मगर आकाश ने जो बात कही थी वह अनुपम के दिमाग में एक टाइम बम की तरह फिटी थी। अनुपम ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए आकाश से कहा, तुम्हें क्या लगता है हम लोग यह सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं? अपने पापा की यह बात सुनने के बावजूद आकाश अपना सर झुकाए खड़ा रहा। आकाश ने जो बात नहीं कही थी वह बात अनुपम समझ चुका था। दरवाजे के पास खड़ी अनिका ने जब यह पूरा मामला सुना तो उसे भी इस बात का एहसास हो गया कि अनुपम और चारू नन्ही सी पिंकी को अपने साथ सिर्फ इसलिए ले जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि देश छोड़ने के बाद करण या आकाश उन्हें पैसों की मदद करेंगे, और इसीलिए उन दोनों ने यह प्लानिंग की थी कि अगर पिंकी उनके साथ रहेगी तो चाहे कुछ भी हो जाए आकाश उन्हें वक्त वक्त पर पैसे भेजता रहेगा। अनिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस उम्र में भी कोई इस तरह की प्लानिंग कर सकता था। जब करण को इन सारी बातों का एहसास हुआ तो अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप उन्होंने जमीन पर जोर से पटक दिया और अपने दोनों हाथ अपनी व्हील चेयर पर रखकर अपना सर झुकाकर सांसें लेने लगे। अनुपम करण के बड़े भाई थे और करण ने आज तक इस बात की मर्यादा रखी थी, मगर आज करण ने जो कुछ भी सुना था उसके बाद उनका जी कर रहा था कि वह बड़े भाई का लिहाज भूल जाएं और उन्हें ऐसी सजा दें कि दोबारा कभी पिंकी का नाम उनके मुंह से ना निकले। कुछ देर बाद अपनी नजरें उठाकर करण ने अनुपम से कहा, भैया क्या आप इतने गिर चुके हो कि पैसों के लिए नन्हे से पिंकी को लेकर इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? आप लोगों को यह भरोसा भी नहीं हम आपको इतने पैसे जरूर देंगे कि आपको जिंदगी में कभी किसी बात की तकलीफ ना हो। आप इस देश से जाएंगे उससे पहले हम आपको इतने पैसे देंगे कि चाहे आप 4 हाथों से भी खर्च करें जिंदगी भर आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। मगर आज आपने जो कुछ भी किया उससे मेरे दिल को बहुत गहरी चोट पहुंची है। बचपन से लेकर आज तक आपके और मेरे रिश्ते कुछ खास नहीं रहे, मगर कहीं न कहीं मेरे मन में हमेशा आपकी तस्वीर एक बड़े भाई की हैसियत से रही है। मगर आज मैं बहुत दुख के साथ यह कह रहा हूँ कि आज के बाद मेरे मन में आपके लिए वह बची खुची इज्जत भी नहीं रहेगी। अनुपम गुलेरिया अच्छी तरह जानते थे
कि उसकी नीयत सबके सामने खुल चुकी थी, इसलिए अपना सर झुकाकर वह करण गुलेरिया की ओर देखकर बोले, बात दरअसल यह है कि करण, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि आकाश ने रिश्ता तोड़ने के बाद मैं और चारू ने एक बेटी गोद ली है। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि हम यहाँ आप लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए जा रहे हैं। मगर हमें उसकी फ्यूचर की भी चिंता है। कल उठकर उसकी शादी होगी, हमें उसके भविष्य के लिए पैसों की जरूरत है और इसलिए इससे पहले कि अनुपम आगे कुछ कहते, चारू गुलेरिया ने धीरे से अपनी कोहनी उनकी पीठ में मारी। अनुपम को एहसास हुआ कि उन्होंने इमोशनल में आकर कुछ ज्यादा ही खुलासे कर दिए थे। दूर खड़ी अनिका उनकी लाचारी पर हैरान थी। अपनी गोद ली हुई बेटी की परवरिश और फ्यूचर के लिए उन्हें करण के पैसों की जरूरत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह के माँ बाप थे जो अपने बच्चों की परवरिश दूसरों के पैसों के सहारे करना चाहते थे। तभी चारू ने करण गुलेरिया की ओर देखा और कहा, ऐसी बात नहीं है भैया कि हम पैसों के लिए पिंकी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हमें सचमुच पिंकी की फिक्र है। हम पिंकी को अपने साथ ले जाकर उसे एक नई जिंदगी देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह अगर पिंकी यहीं रही तो पिंकी के मन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, जो उसकी आने वाली जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। करण, अनिका, आकाश और श्रेया चारू की बात नहीं समझ पा रहे थे। तभी चारू ने अपने मोबाइल में एक वीडियो ऑन किया और करण के सामने फोन रख दिया। जैसे ही चारू ने टेबल पर फोन रखा, आकाश और श्रेया करण की व्हील चेयर के पीछे आकर फोन में देखने लगे। अनिका भी धीरे से आकाश और श्रेया के पास आकर खड़ी हो गई। अनिका भी देखना चाहती थी कि आखिर चारू करण को क्या दिखाना चाहती थी। तभी फोन में एक वीडियो फ्लैश होने लगा। वीडियो में यह दिख रहा था कि स्कूल में नन्ही सी पिंकी प्ले रूम में आकर कुछ खिलौने के साथ खेलने लगी। तभी अचानक पिंकी के साथ खेल रही एक बच्ची ने पिंकी को पीछे धकेलते हुए कहा, तुम मेरे साथ नहीं खेल सकती। मेरी मम्मी ने कहा है कि तुमसे दूर रहना है मुझे, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के जो पापा हैं वह लोगों को मार देते हैं। अगर मैंने तुमसे दोस्ती की तो मुझे भी मार देंगे। वीडियो देखने के बाद श्रेया को जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैलाश की बेटी होने की कीमत नन्ही सी पिंकी को चुकानी पड़ रही है। श्रेया फटी हुई आंखों से टेबल पर पड़े मोबाइल की ओर देखने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि श्रेया रोना चाहती थी, मगर उसकी आंखों में आंसू जम चुके थे। तभी आकाश की मां चारू ने अपना मोबाइल अपने हाथ में लेते हुए श्रेया की ओर देखकर कहा, अब पता चला कि बच्ची के फ्यूचर को क्यों खतरा है, और यह छोटी मोटी चीज नहीं है। स्पेशल डिपार्टमेंट में तुम्हारे बाप को हिरासत में लिया है और आज इतने दिन हो गए मगर अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं गया। इसका मतलब साफ है कि उनका जुर्म काफी संगीन है और काफी लंबी सजा काटने वाले हैं वह। ऐसा तो नहीं है कि वह स्पेशल डिपार्टमेंट में अपने किसी दोस्त को मिलने गए हो तो चाय पीकर वापस आ जाएंगे। पास खड़ी अनिका नन्ही से पिंकी का वीडियो देखकर काफी हैरान थी, मगर यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि कैलाश बहुत जल्द स्पेशल डिपार्टमेंट की हिरासत से छूटने वाले थे। वह दरअसल स्पेशल डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेंट थे, मगर जब तक यह बात पूरी तरह से साबित नहीं हो जाती, अनिका यह बात किसी से कह नहीं सकती थी। इसलिए यह जानते हुए कि श्रेया की सास कैलाश के बारे में गलत बात कर रही थी, अनिका चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। श्रेया ने तेज सांसें लेते हुए आकाश का कोट कस के पकड़ लिया और रोती हुई आवाज में आकाश से कहा, आकाश, पिंकी के साथ कोई बच्चा खेलना नहीं चाहता। इस तरह तो हमारी बच्ची के मन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आकाश, यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से मेरी बच्ची पिंकी को यह सब कुछ सहना पड़ रहा है। आकाश ने श्रेया को सहारा देकर पास वाली चेयर पर बिठाया और अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालकर आकाश ने एक वीडियो चला दिया। दरअसल जो वीडियो चारू ने अभी अभी दिखाया था वह वीडियो अधूरा था। आकाश के पास जो वीडियो मौजूद था वह उसी वीडियो का अगला हिस्सा था, जिसमें यह दिखाई दे रहा था कि जब पिंकी रोते हुए अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करने लगी कि वह उसके साथ खेले तो सारे फ्रेंड्स पहले तो पिंकी को धकेल कर उससे दूर हो जाते हैं। तभी नन्हा सा आर्यन पिंकी के पास आता है और पिंकी का एक हाथ पकड़कर बाकी बच्चों से कहता है, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम्हें लगता है कि पिंकी, जिसके साथ तुम इतने सालों तक खेले हो पढ़े हो, वह तुम्हें मार सकती है कभी? तुमने ऐसा सुना है कि पिंकी ने कभी किसी के साथ झगड़ा भी किया हो? जिस पिंकी की कल तक तुम लोग इतनी तारीफ करते थे
वह पिंकी अचानक आज तुम्हारे लिए खतरनाक कैसे हो गई? बच्चों को बड़ों की बात सुननी चाहिए, मगर जो बात गलत है उसके सामने बच्चों को भी बोलना चाहिए। गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। यह बात हमें हमारे बड़ों ने सिखाई है और हमेशा सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। यह भी हमें अपने बड़ों से सीखा है। क्या पिंकी को देखकर तुम्हें लगता है कि पिंकी गलत है? और अगर सही है तो हम सबको उसी के साथ खड़े रहना चाहिए। नन्हे से आर्यन की बात सुनकर सारे बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हाल ही में पिंकी की डांसिंग स्किल देखकर कई बच्चे पिंकी के पास डांस सीखना चाहते थे। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि वह पिंकी को खतरनाक समझ रहे थे। दरअसल वह पिंकी तो एक नाजुक गुड़िया जैसी थी। वह कैसे उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। सारे बच्चे अपना सर झुकाकर एक के बाद एक पिंकी के पास आकर कहने लगे, हमें माफ़ कर देना पिंकी। हमें लगा था कि शायद तुम हम सब पर गोली मार दोगी, मगर फिर आर्यन की बातें सुनकर हमें इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हारे पास तो गन ही नहीं है। तुम तो कभी खिलौनों की गन के साथ भी नहीं खेलती, फिर हमें कैसे मारोगे? तुम हमारी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। यह कहते हुए बाकी बच्चे पिंकी के आसपास खड़े हो गए। तभी एक बच्चे ने पिंकी से कहा, पिंकी तुम मुझे डांस सिखाना। इस बात पर दूसरा बच्चा कहने लगा, नहीं, पिंकी पहले मुझे डांस सिखाएगी। देखते ही देखते सारे बच्चे जो पिंकी से दूर भाग रहे थे वह पिंकी के पास आने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे थे। तभी आर्यन ने सबको शांत करते हुए पिंकी से कहा, एक काम करो पिंकी, तुम एक साथ सबको डांस सिखाओ। यह कहकर आर्यन ने अपने मोबाइल पर म्यूजिक बजाना शुरू किया। कुछ ही देर में पिंकी बाकी बच्चों के साथ डांस करने लगी। यह सब कुछ वीडियो में देखने के बाद आकाश ने श्रेया से कहा, यह पूरा सच है। इन लोगों ने हमें जो दिखाया वह इसी वीडियो का आधा हिस्सा था। आकाश अच्छी तरह से जानता था पिंकी के साथ स्कूल में क्या हुआ था और स्कूल में रखे गए सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के जरिए आकाश को सारी बातों की सच्चाई भी पहले से पता लग चुकी थी। मगर आकाश इस बात से हैरान था कि आखिर स्कूल की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज उसके माँ बाप के हाथ कैसे लगी थी। आकाश ने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखकर कहा, आप लोगों को यह सीसीटीवी फुटेज कहाँ से मिली? क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों की सीसीटीवी फोटोज उनके पेरेंट्स के अलावा किसी को भी ना दी जाए। आपने यह फोटोज स्कूल से चुराई है ताकि आप लोग हमें यह दिखाकर इमोशनली ब्लैकमेल कर सको। आकाश की यह बात सुनकर चारू और अनुपम हैरान हो गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि आकाश इतनी जल्दी उनके इस झूठ से पर्दा उठा देगा। मगर किसी तरह बात बनाते हुए करण के पास जाकर अनुपम ने कहा, हो सकता है कि हमें गलत वीडियो फोटोज मिली हो, मगर तुम ही बताओ करण, इस तरह का वीडियो देखकर दादा दादी के दिल पर क्या गुजरेगी? हम भी पिंकी की भलाई चाहते हैं, इसलिए इस तरह का वीडियो देखकर हमें घबराहट हुई। पिंकी के भविष्य को लेकर हम काफ़ी परेशान हो गए। अपने पिता की बात सुनकर आकाश ने कड़क आवाज में जवाब देते हुए कहा, पिंकी की फिक्र करने के लिए उसके माँ बाप अभी मौजूद हैं। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप चाहे तो भी पिंकी की कस्टडी अपने पास नहीं ले सकते। दुनिया की कोई भी अदालत हमारी बच्ची को उसके माँ बाप से अलग नहीं कर सकती। आकाश की इस बात पर पलटकर जवाब देते हुए आकाश की माँ चारू ने कहा, तो क्या तुम अब यह कहना चाहते हो कि तुम अपने ही माँ बाप के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओगे? हमसे हमारा बेटा तो पहले ही छिन गया है, मगर अब हमारी पोती को भी हमसे छीनना चाहते हो? ठीक है, हमसे भूल हुई, हमने आधा ही वीडियो देखा, मगर क्या पिंकी के दादा दादी होने के नाते हमारा पिंकी के ऊपर कोई हक नहीं? तुमने जो कदम उठाया है उससे न सिर्फ गुलेरिया परिवार की बल्कि नन्ही सी पिंकी के भविष्य पर भी गहरा असर होने वाला है। हमें सिर्फ पिंकी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी चिंता है। मगर हम जानते हैं कि तुम इस लड़की के से प्यार करते हो और इससे दूर नहीं रह सकते। अपने दिल पर पत्थर रखकर हम अपने बेटे को तो भूल ही चुके हैं, मगर पोती को कैसे भूल जाएं? क्या माँ बाप होने के नाते अपने बेटे की फिक्र करना भी छोड़ दें? क्या अपनी पोती के भविष्य के बारे में सोचना भी छोड़ दें? बताओ, क्या गलत किया हमने? अगर हमें हमारे बेटे को होने वाली तकलीफ़ों से चोट पहुंचती है तो, हमारी पोती को होने वाली तकलीफ से हमें तकलीफ होती है तो। करण वहीं चेयर पर बैठे हुए अपने भाई भाभी की सारी बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सोचते हुए करण ने अनुपम की ओर देखते हुए कहा, भैया, क्या आप मुझे एक बात का जवाब दे सकते हैं? यह वीडियो आपके पास कहाँ से आया? और आधा वीडियो दिखाकर हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने का क्या मतलब था? करण के सवाल पर अनुपम और चानू
दोनों बस खामोश एक दूसरे को देखते रहे। दोनों यही सोच रहे थे कि शायद दोनों में से किसी को इस सवाल का जवाब सूझेगा। मगर कुछ देर बाद दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी करण ने अपने व्हीलचेयर आकाश की ओर आगे बढ़ाते हुए अनुपम से कहा, भैया, आज मैंने एक फैसला किया है। करण की बात ध्यान से सभी लोग सुनने लगे। करण ने फैसले का यह मतलब होता है कि आज के बाद पूरे गुलेरिया परिवार को वही बात माननी होगी। करण का फैसला गुलेरिया परिवार के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह होता था। न चाहते हुए सगी को उसी फैसलों को फॉलो करना था। करण ने अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ रखते हुए आकाश की ओर देखकर कहा, आज से आकाश आपका बेटा नहीं है। आपको आकाश के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और आकाश की निजी जिंदगी से भी आपको दूर रहना होगा। करण ने यह बात बड़े ही कड़क शब्दों में कही थी, मगर किसी तरह हिम्मत करके चारों ने सबके सामने कहा, आप चाहे हमें कितना भी दूर भेज दो हमारे बेटे से, मगर इस बात को कोई नहीं झुटला सकता कि हम ही आकाश के माँ बाप हैं। करण ने चारों की आंखों में आंखें डालकर ऊंची और तेज आवाज में कहा, मगर आज से आकाश मेरा बेटा है। मैं आकाश को गोद ले रहा हूँ। आज के बाद कानूनी तौर पर आकाश करण गुलेरिया का बेटा कहलाया जाएगा। आप लोगों का आकाश पर कोई अधिकार नहीं होगा। करण की बात सुनते ही गुलेरिया हाउस में जैसे भूचाल आ गया था। सभी लोग हैरानी से करण की ओर देखने लगे। करण को पहले भी कई बार लोगों ने कहा था कि वह आकाश को गोद ले ले और कानूनी तौर पर उसे अपना बेटा बना ले, मगर करण ने स्वाति मल्होत्रा के जाने के बाद एक बेटी गोद ले ली थी और उस बेटी को हमेशा ही यह एहसास दिलाना चाहते थे कि गुलेरिया परिवार में उसका हक बांटने वाला कोई नहीं था। वह आकाश से बेहद प्यार करते थे, मगर उन्होंने आकाश को गोद लेना जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि आखिर आकाश उनका भतीजा था। आकाश के साथ करण का खून का रिश्ता था। जब आकाश 7-8 साल का था तब से लेकर अब करण ने आकाश के लिए मन कई सारी प्लानिंग कर ली थी। करण ने यह सोच लिया था कि जैसे ही आकाश बिजनेस संभालने के लायक हो जाएगा, वह आकाश को ही अपना वारिस बनाएंगे। जब आकाश छोटा था और उसे एक बाप के प्यार की जरूरत थी तो वह कभी हमेशा करण ने पूरी की थी। बचपन में एक बार खुद आकाश ने करण से पूछा था कि क्या वह उसके चाचा हैं या पापा। नन्हे से आकाश को जवाब देते हुए करण ने समझाया था कि हालांकि आकाश करण का भतीजा था, मगर वह उसे प्यार सगे बेटे की तरह करते थे। कई बार आकाश को यह भी लगा था कि करण उसे सिर्फ इसलिए गोद नहीं ले रहे थे क्योंकि वह आकाश को वह हक नहीं देना चाहते थे जो एक बेटे के होते हैं। अपना चेहरा आकाश की ओर करते हुए करण ने आकाश से पूछा, क्या तुम मेरे बेटे बनना चाहोगे? करण की बात कानों पर पड़ते ही आकाश की आंखों से आंसू छलकने लगे। आकाश ने कहीं न कहीं बचपन से लेकर आज तक इस दिन का इंतजार किया था। करण ने अपनी सारी दौलत, सारा कारोबार आकाश के नाम कर दिया था, मगर एक चीज थी जिसके लिए आकाश पूरी जिंदगी तरसता रहा था, वह था करण का बेटा कहलाने का हक। करण की व्हीलचेयर के ठीक बगल में घुटनों के बल बैठते हुए आकाश ने करण से कहा, जी करण अंकल, मैं खुशी खुशी यह संबंध स्वीकार करता हूँ। करण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अभी भी अंकल कह रहे हो? आकाश के लिए यह पल बेहद मुश्किल था। जो शब्द सालों से उसके गले में अटका हुआ था, आज मौका आने के बाद जबान पर आने के लिए उसे काफी वक्त लग रहा था। तभी श्रेया ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यह पल बहुत मुश्किल है। यह बिल्कुल किसी सपने के साकार जैसा होने वाला है, मगर आज से तुम्हें उसी रिश्ते से बुलाना होगा जो रिश्ता कई सालों पहले तुम्हारे बीच बन चुका था। आकाश ने अपनी नजरें झुका ली और अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठा करते हुए करण के पांव को पकड़कर कहा, पापा। यह शब्द सुनते ही करण की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आकाश फूट फूट कर अपना सर करण के पांव पर रख कर रोने लगा। करण ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, वकील को कह दो लीगल पेपर बनवाएं। मैं कानूनी तौर पर आकाश को गोद लेना चाहता हूँ। जब करण ने आकाश को गोद लेने की बात कही तो अनुपम और उसकी पत्नी दोनों बस हैरानी से करण और आकाश को एक के बाद एक देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर क्या रिएक्ट करें। अचानक उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे उनका पूरा प्लान चौपट हो गया था। करण और आकाश के पास उनके हर प्लानिंग का एक ऐसा जवाब था
जिसका तोड़ दोनों पति पत्नी के पास नहीं था। अब वह एक बात अच्छी तरह जान चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, करण अपना फैसला नहीं बदलने वाले थे। आकाश के माँ बाप के तौर पर भी इस मामले में कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि आकाश की उम्र 18 साल के ऊपर हो चुकी थी और वह अपने डिसीजन खुद ले सकता था। इसलिए इस फैसले के बाद वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। तभी करण ने अपने भाई और भाभी की ओर देखते हुए कहा, अब आप लोग देश छोड़कर जा सकते हैं। आपके जाने की अरेंजमेंट कर दी जाएगी और आपको पैसे भी भिजवा दिए जाएंगे। मगर एक बात आप लोगों को याद रखनी होगी, आज के बाद आप लोगों का आकाश के साथ कोई नाता नहीं है। आप उसकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा कि आकाश मेरा बेटा है और मेरे घर पर मेरे बेटे पर किसी भी तरह की मुसीबत आई तो मैं उससे सबसे पहले उस मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इस बार करण की आवाज में काफी कड़वाहट थी और आंखों में गुस्सा। करण के तेवर देखकर उनके बड़े भाई अनुपम और आकाश की मां चारू अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब उनका गुलेरिया हाउस से निकल जाना ही अच्छा होगा। वह चुपचाप अपना सर झुकाकर वहां से चले गए। उन दोनों के जाते ही ऐसे लगने लगा जैसे घर पर आई एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई थी। हॉल में खड़ी सभी लोगों ने उनके जाते ही एक राहत की सांस छोड़ी। आकाश अपने चाचा के साथ इस नए संबंध में जुड़ने के बाद काफी इमोशनल हो चुका था, मगर वह अपनी आंखों से इस खुशी के मौके पर आंसू नहीं गिरने देना चाहता था। इसलिए अपने आप को संभालते हुए टॉपिक बदलने के बाद आकाश ने अनिका से पूछा, वैसे श्रेया के पापा के बारे में क्या खबर मिली है तुम्हें? वह तो ठीक है ना? अनिका भी जानती थी कि आकाश टॉपिक बदलना चाहता था, मगर कैलाश का नाम सुनते ही श्रेया भी अनिका के सामने देखने लगी। श्रेया सुनना चाहती थी कि आखिर उसके पापा को कब जेल छूटेंगे। अनिका ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। दरअसल कैलाश अंकल इंटरनेशनल डॉन का नकाब पहनकर डिपार्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। वह कोई गुंडे नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट के ही एक स्पेशल एजेंट हैं। यह बात सुनकर आकाश और करण हैरानी से अनिका को देखने लगे। करण कई सालों से कैलाश के नाम से वाकिफ थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि अंडरवर्ल्ड में इतना पावरफुल आदमी असलियत में एक अंडर कवर एजेंट हो सकता था। कहीं न कहीं उन्हें अनिका की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आकाश के लिए भी इस बात पर विश्वास करना बेहद मुश्किल था, मगर अनिका के ठीक सामने खड़ी श्रेया ने जब यह बात सुनी तो अचानक ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रेया ने अनिका से पूछा कि तुम सच करी हो या फिर मेरा दिल रखने के लिए पापा ने तुमसे यह सब कुछ कहने को मुझसे कहा है? आकाश अच्छी तरह जानता था कि अनिका के पास भी इस वक्त इन सारे सवालों का सही जवाब नहीं था, मगर कहीं न कहीं आकाश श्रेया को ज्यादा उम्मीदें नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि स्पेशल डिपार्टमेंट के हाथ में आया हुआ केस इतना सिंपल नहीं होता था जितना बाहर से देखने में लगता था। इसलिए श्रेया के कंधों को कसकर पकड़ते हुए आकाश ने श्रेया से कहा, देखो, मुझे यकीन है तुम्हारे पापा जल्दी घर वापस आएंगे, मगर हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। यह सारी कानूनी बातें हैं, हो सकता है इसमें कुछ वक्त लगे। श्रेया ने इस बात पर हैरानी से अनिका की ओर देखते हुए पूछा, कितना वक्त लग सकता है अनिका? अनिका जिसने कैलाश का कॉन्फिडेंस इंटेरोगेशन रूम में देखा था, उसे कहीं न कहीं इस बात का यकीन था कि जो भी शख्स कैलाश के पीछे था वह बहुत जल्द कैलाश को स्पेशल डिपार्टमेंट की हिरासत से छुड़ाने वाला था। कैलाश ने अनिका को बड़े ही कॉन्फिडेंटली यह बात कही थी कि वह 2 दिनों के अंदर श्रेया को मिलने जरूर आएंगे। कैलाश की ही बात दोहराते हुए अनिका ने श्रेया से कहा, लगभग 2 दिनों में छूट जाएंगे वह। अनिका की बात सुनकर जहां श्रेया को खुशी हो रही थी, वहीं आकाश और करण गुलेरिया यह बात सुनकर काफी हैरान हो रहे थे। एक इंटरनेशनल डॉन जिस पर कई सारे केस चल रहे थे, उसे 2 दिन के अंदर हिरासत से कैसे छोड़ा जा सकता था? यह बात उनकी समझ के बाहर थी। तभी अचानक अनिका ने अपनी घड़ी की ओर देखा और तेजी से स्टेयरकेस चढ़ने अपने कमरे की ओर जाने लगी। नीचे से आवाज लगाते हुए श्रेया ने अनिका से पूछा, अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अनिका ने जल्दबाजी में जवाब देते हुए श्रेया से कहा, वह मुझे आज डिनर के लिए जाना है तो तैयार होने जा रही हूँ। अनिका के मुंह से यह बात सुनती ही श्रेया अनिका को चिढ़ाने लगी, मिस्टर मारवा से मिलने के लिए इतनी उतावली हो रही हो? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी इतना उतावला होते हुए नहीं देखा था।
अनिका मुस्कुराते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई और श्रेया वहीं खड़ी हुई सब कुछ देर तक हंसती रही। तभी अचानक श्रेया का ध्यान व्हीलचेयर पर बैठे करण पर गया। करण बड़े ही गुस्से से अनिका की कमरे की ओर देख रहे थे। जब आकाश ने भी करण का यह रिएक्शन नोटिस किया तो आकाश ने श्रेया को चुप रहने का इशारा किया। कुछ ही देर में अनिका तैयार होकर वापस नीचे आई। अनिका ने वैसे तो काफ़ी सिंपल सी इंडियन सलवार कमीज पहन रखी थी, मगर आज अनिका ने इस बात का ध्यान रखा था कि वह पूरी तरह से तैयार होकर रोहित को मिलने जा रही थी। अनिका ने बाल बिल्कुल संवारे हुए थे, आंखों में काजल, माथे पर बिंदी, होठों पे लिपस्टिक, कानों में झुमके, हाथों में कंगन। इस तरह से बन संवर कर अनिका को पहले कभी भी बाहर जाते हुए घर के किसी भी सदस्य ने नहीं देखा था। अनिका आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनिका को देखते ही श्रेया ने कहा, मुझे तो लगता है आज तुम्हें अपने साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इस तरह देखकर मिस्टर मारवा को अटैक आ जाए। यह बात सुनकर अनिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। अनिका का रिएक्शन देखकर करण के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जब आकाश ने उनका गुस्सा देखा तो वह करण के ठीक बगल में आकर घुटनों के बल बैठ गया और बड़ी ही धीमी आवाज में करण से कहने लगा, पापा, मिस्टर रोहित मारवा अनिका का ख्याल रखेंगे। वह इतने बुरे नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं। कुछ देर तक करण अपनी व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट को पकड़कर गुस्से से जमीन पर की ओर देखते रहे और फिर दरवाजे की ओर देखते हुए आकाश से कहने लगे, प्रॉब्लम उस लड़के के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उसकी खानदान में है। उसकी रगों में मारवा खानदान का खून दौड़ रहा है और मारवा खानदान के लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह किसी के सगे नहीं होते। आज तो वह मेरी बेटी को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा रहा है, मगर मुझे डर है कि कल जब उसकी असलियत चेहरा अनिका के सामने आएगा तब क्या होगा। आकाश पिछले कई दिनों से रोहित मारवा के कांटेक्ट में था। रोहित मारवा ने काफी वक्त गुलेरिया हाउस में गुजारा था और उन दिनों वक्त आकाश और रोहित की नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। आकाश को इतने दिनों में कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि रोहित का अनिका के लिए प्यार कोई दिखावा था। आकाश ये बात भी अच्छी तरह जानता था कि रोहित के लिए शहर में लड़कियों की कमी नहीं थी। वह जिसके साथ चाहे रिलेशनशिप बना सकता था, मगर जो प्यार अनिका के लिए रोहित की आंखों में दिखता था वह सच्चा था। रोहित को आकाश अनिका के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले भी जानता था। रोहित काफ़ी श्रोड बिजनेसमैन था। वह यह बात किसी से नहीं छुपी थी कि रोहित कई बार बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी को दिलवाने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करता है। कई बार ऐसे भी हुआ था जब आकाश को लगा था कि कोई बहुत बड़ी डील जो गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को मिलने वाली थी उसे अचानक ही रोहित ने छीनकर मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम कर दिया था। आकाश को कई बार रोहित के इस बर्ताव से नाराजगी भी हुई थी। दोनों के बीच कंपटीशन काफी तेज था, मगर आकाश इन सब के बावजूद एक अच्छी तरह जानता था कि बिजनेस राइवलरी के बावजूद रोहित को अनिका के लिए जो फीलिंग थी उसे पहचानने में आकाश गलत नहीं हो सकता था। जब आकाश ये सब कुछ सोच रहा था तब करण की अगली बात उसके कानों पर पड़ी। करण ने आकाश से कहा, रोहित एक काफी फेक लड़का है, मगर उसके अंदर भी मारवा खानदान का खून है। हो सकता है वह दोस्ती के बदले पीठ में छुरा घोंपे, मगर हाँ, मैं यह भी जानता हूँ कि रोहित के साथ दुश्मनी मोल लेना हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब बातों से दूर रहो। अगर रोहित सचमुच अनिका को चाहता है तो मैं उस पर कितना भी प्रेशर बनाऊं, वह अनिका को इसी तरह प्यार करता रहेगा। लेकिन अगर अनिका के लिए उसके दिल में जो फीलिंग है वह झूठी है तो जरूर वह पलटकर मुझ पर वार करेगा और तभी हमें पता लग जाएगा कि आखिर रोहित मारवा के मन में क्या चल रहा है। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, मगर मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। इसलिए रोहित को टेस्ट करने के लिए मैं यह रिस्क उठा सकता हूँ, मगर तुम इन सब बातों से बिल्कुल दूर रहना। तुम्हें न सिर्फ कंपनी को बल्कि इस परिवार को भी संभालना है। आकाश ने इस बात पर अपना सर झुकाकर हाँ में अपना सर हिला दिया। जब अनिका गुलेरिया हाउस से बाहर निकली तब उससे स्कूल से लौटते हुए पिंकी और आर्यन दिखाई दिए। पिंकी काफी नॉर्मल लग रही थी, मगर आर्यन के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। स्कूल में जो कुछ भी हुआ था वह अनिका ने अपनी आंखों से देखा था, मगर दोनों बच्चों में इस बात का ज्यादा असर आर्यन के चेहरे पर नजर आ रहा था। आर्यन अपने दोनों हाथ अपने यूनिफॉर्म के जेब में डालकर चल रहा था। आर्यन को सर झुकाकर कुछ सोचते हुए जब अनिका ने देखा तब उसे अचानक रोहित की याद आई। आर्यन की बॉडी लैंग्वेज और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल रोहित जैसे थे।
जब आर्यन ने अपनी मॉम को बाहर जाते देखा तो अचानक आर्यन दौड़कर अनिका के पास आया। आर्यन को देखते ही अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ रखा और कहा, तुम आ गए स्कूल से? आर्यन ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मुझे लगा कि हम आज साथ खाना खाएंगे, मगर मुझे लग रहा है कि आप कहीं बाहर जा रही हैं। आर्यन ने भी इससे पहले अनिका को कभी इतना बन सवर कर बाहर जाते हुए नहीं देखा था। अनिका आर्यन की बात सुनकर कुछ सोचने लगी। अनिका आर्यन को यह नहीं बताना चाहती थी कि वह रोहित को मिलने जा रही है। कहीं न कहीं अनिका को यह गिल्ट खाए जा रहा था कि वह पहली बार था जब अनिका बिना बच्चों के रोहित के साथ डिनर करने जा रही थी। अनिका को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि वह अपने बच्चों को धोखा दे रही है। वह सच्चाई बता नहीं सकती थी, इसलिए आर्यन की नज़रों से अपनी नज़रें चुराते हुए अनिका ने कहा, इस वक्त मुझे काम से कहीं बाहर जाना है, किसी के साथ एक मीटिंग है, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मैं वहीं खाना खा लूँगी, तुम लोग खाना खा लेना। यह कहते हुए अनिका तेजी से वहाँ से चली गई और अपनी कार में बैठकर गुलेरिया हाउस से बाहर निकल गई। आर्यन अपनी मम्मा की कार को वहीं खड़े खड़े देखता रहा। नन्ही सी पिंकी ने जब देखा आर्यन किसी गहरी सोच में था तो पिंकी ने आर्यन से पूछा, क्या सोच रहे हो तुम आर्यन? आर्यन ने पिंकी को जवाब देते हुए कहा, मम्मा मुझसे झूठ बोल रही थी, वह इस वक्त मीटिंग के लिए नहीं गई है। नन्ही सी पिंकी हैरानी से आर्यन को देखती रही। आर्यन अनिका की गाड़ी बाहर गेट से चले जाने के बाद भी वहीं पर खड़ा कुछ सोच रहा था। पिंकी ने आर्यन से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अनिका आंटी ने अभी अभी तुमसे जो कहा वह झूठ था? नन्हे से आर्यन ने पिंकी की आंखों में आंखें डालकर कहा, जब बड़े लोग बच्चों से झूठ बोलते हैं तब वह उनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मॉम ने अभी अभी मुझसे जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल झूठ था। अगर उन्हें कोई भी काम होता है तो वह हमेशा ही फ़ोन पर अपना काम निपटाती हैं, कभी किसी मीटिंग के लिए बाहर नहीं जाती। मॉम के लिए काम के बाद अगर कोई चीज़ दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है तो वह है उनकी नींद। इस तरह तैयार होकर मॉम आज तक कभी बाहर नहीं गई। आर्यन की बात सुनकर पिंकी की आंखें पहले से और ज़्यादा बड़ी हो गई थीं। पिंकी को आर्यन की हर बात पर काफ़ी भरोसा था। पिंकी अच्छी तरह जानती थी कि अगर आर्यन ने कोई बात कही थी तो काफ़ी सोच समझ कर कही होगी। पिंकी ने आर्यन से पूछा, फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या वह तुम्हारे पापा को मिलने गई होगी? इस बार और कुछ देर तक सोचने के बाद आर्यन ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मॉम डैड से मिलने गई हैं, क्योंकि जब भी मॉम डैड को मिलने जाती हैं वह मुझे और रिया को साथ लेकर चलती हैं। इस वक्त रिया डैड के साथ है और डैड रिया को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाते। वो रिया से बहुत प्यार करते हैं। बिजनेस के अलावा अगर डैड कहीं भी जाते हैं तो रिया को जरूर साथ लेकर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि डैड मॉम को मिलने गई हैं तो डैड रिया को लेकर आए होंगे, और अगर डैड रिया को लेकर आए तो मॉम मुझे भी लेकर जरूर चलती, मगर इस बार मॉम अकेली बाहर गई हैं। मुझे लगता है मॉम डैड को मिलने नहीं गई हैं। इस बात पर अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखते हुए पिंकी ने आर्यन की ओर देखकर हैरानी से कहा, तो क्या इसका मतलब आंटी किसी और अंकल को मिलने गई हैं? नन्हा सा आर्यन पिंकी की इस बात पर सर झुकाकर कुछ देर के लिए खड़ा रहा और फिर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर आर्यन ने रिया को कॉल लगाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ आर्यन के कानों पर रिया की आवाज़ पड़ने लगी। आर्यन समझ गया था कि रिया किसी के साथ मोबाइल पर गेम खेल रही थी। रिया ने आर्यन से कहा, जल्दी कहो ब्रदर, क्या काम है? मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग चैंपियनशिप खेल रही हूँ और 2 गेम जीत चुकी तो मैं यह चैंपियनशिप की विनर हो जाऊंगी। यह सुनकर आर्यन इतना समझ चुका था कि रिया अपने कमरे में बैठी गेम खेल रही थी, मगर फिर भी आर्यन ने रिया से पूछा, डैड कहाँ है? क्या तुम डैड के साथ हो? रिया ने गेम खेलते हुए आर्यन को ऊंची आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, नहीं, डैडी तो किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आज वह बहुत बिजी हैं, तुम्हें उनसे क्या काम है? आर्यन ने बात बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम अपनी गेम खेलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। यह कहते हुए आर्यन ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। नन्ही सी पिंकी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम्हें रिया को सच क्यों नहीं बताया? आर्यन ने अपना सर झुकाते हुए पिंकी की बात का जवाब दिया, क्योंकि रिया को लगता है बहुत ही जल्द हम चारों एक परिवार बनकर रहने लगेंगे। मैं उसे सच्चाई बताकर निराश नहीं करना चाहता था। यह कहते हुए आर्यन के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आने लगी थी। आर्यन अभी उम्र में काफ़ी छोटा था, मगर बड़ों की काफ़ी बातें समझने लगा था।
यह कहा जा सकता था कि हमेशा शांत रहने वाला आर्यन लोगों को ऑब्जर्व करने में काफ़ी तेज हो चुका था। यह क्वालिटी शायद उसके अंदर रोहित मारवा से विरासत में आई थी, मगर इस वक्त उसके लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी उसके सामने खड़ी थी। जिस सपनों को देखकर दोनों भाई बहन ने मिलकर देखा था, वह सपना आर्यन को टूटता हुआ नजर आ रहा था। इस वक्त आर्यन अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था। अपने पूरे परिवार को एक साथ देखने की कोशिश जैसे आर्यन अकेला ही कर रहा था। मन ही मन वह सोचने लगा कि उसके डैड हमेशा बिजनेस मीटिंग में बिजी रहते हैं, मॉम हमेशा अपने काम और सोने में बिजी रहती थी, उनकी नन्ही सी बहन रिया बेफिक्र होकर अपनी गेम में मस्त रहती थी। परिवार को एक साथ लाने की कोशिश पूरे परिवार में सिर्फ एक अकेला आर्यन कर रहा था, ऐसा उसे महसूस होने लगा था। सारे परिवार को एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी अकेले आर्यन के कंधों पर आ गई थी। तभी नन्ही सी पिंकी ने धीमी और सॉफ्ट आवाज में आर्यन से कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि अनिका आंटी रोहित अंकल को ही मिलने गई हो सकता है कि इस बार वह तुम दो लोगों को साथ न ले जाना चाहते हो। यह बात मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझसे छुप छुप कर मॉम और डैड अकेले अकेले कहीं घूमने चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि रात को हम तीनों एक ही बिस्तर पर एक साथ सोते हैं, मगर सुबह जब मेरी आंखें खुलती है तब मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी होती हूँ। पता नहीं यह बड़े लोग ऐसा क्यों करते हैं, मगर यह बात तो मैंने भी कई बार नोटिस की है कि मेरी मम्मी पापा भी कई बार मुझे जानबूझकर अपने से दूर कर लेते हैं। दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर फिर भी पता नहीं अचानक ही बीच बीच में उन्हें ऐसा क्यों हो जाता है। मैंने यह बात कई बार मॉम और डैड दोनों से पूछने की कोशिश की है, मगर जब भी मैं ऐसा कोई सवाल करती हूँ तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। मॉम ने एक दिन मुझे बताया कि यह सारी बातें समझने के लिए मैं अभी बहुत छोटी हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे अपने आप सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। अनिका आर्यन के मन में चल रही बातों से बिल्कुल अनजान थी। रोहित के साथ एक आलीशान रेस्टोरेंट के प्राइवेट कमरे में बैठी हुई अनिका के सामने कई सारे अलग अलग सैलेड रखे गए। रोहित ने इस बार फिर अपनी मनपसंद की डिश मंगवाई थी, जो ज़्यादातर देश दुनिया भर के सबसे महंगे और एक्जोटिक वेजिटेबल से बनी हुई थी। सलाद के साथ साथ कई सारे सॉस और डिप्स भी परोसे गए थे। रोहित चॉपस्टिक से अपने बोल से एक निवाला उठाता है और फिर उसे अलग अलग डिप्स में डुबोने के बाद अपने मुंह में डालता है। अनिका के लिए यह सारा प्रोसेस काफ़ी थका देने वाला था। अनिका अक्सर हाथ से खाना पसंद करती थी। इस तरह से खाने की और टेबल पर चॉपस्टिक के सहारे खाना अनिका के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल था। जब रोहित ने देखा कि अनिका काफ़ी अनकंफर्टेबल थी तो अपनी चॉपस्टिक से रोहित ने एक निवाला बनाया, उसे अपनी मनपसंद सॉस में डुबाया और फिर अनिका को अपने हाथों से वह निवाला ऑफर किया। उस वक्त बिना कुछ सोचे अनिका ने भी अपना मुंह खोल दिया और रोहित ने भी धीरे से निवाला उसके मुंह में रखा। तभी अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि जो निवाला उसने मुंह में रखा था दरअसल रोहित ने उसे खिलाया था। अनिका की नजरें रोहित से मिली और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। धीरे धीरे अनिका अपने मुंह में रखा निवाला चबाने लगी। तभी रोहित ने धीमी मगर गहरी आवाज में अनिका से पूछा, क्या तुम जानती हो यहाँ जितने भी सैलेड हैं वह सारे के सारे फैट फ्री हैं। जितना मर्जी खाओ मगर वजन नहीं बढ़ेगा। हालांकि अनिका खुद एक डॉक्टर थी, वह अच्छी तरह से जानती थी कि प्लेट में रखा गया हर वेजिटेबल काफ़ी एक्जोटिक था और काफ़ी न्यूट्रिशन था। मगर अनिका की धड़कनें यह सोच सोच कर तेज होने लगी थी कि पूरे कमरे में लाइट रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था और इस वक्त कमरे में रोहित और अनिका के अलावा कोई वेटर या स्टाफ नजर नहीं आ रहा था। रोहित हमेशा ही अनिका के सामने बैठा करता था, मगर आज रोहित बिल्कुल अनिका के बगल में बैठा था। रोहित के शरीर से आ रही उसके परफ्यूम की खुशबू अनिका तक पहुंचा रही थी। निवाला खिलाते वक्त रोहित ज़रूरत से ज़्यादा अनिका के करीब आ चुका था। रोहित जिस तरह से अनिका को देख रहा था, अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों कोई हनीमून कपल हैं जो इस वक्त अपने कमरे में अकेले थे। टॉपिक बदलने के लिए अनिका ने रोहित से कहा, यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। इस बात का जवाब देते हुए रोहित ने अनिका से कहा, मगर मैंने अभी तक खाना चखा नहीं है। यह कहते हुए रोहित धीरे धीरे अनिका के पास आया। रोहित के पास आते ही अनिका के दिल की धड़कन और तेज होने लगी। वह रोहित को पूछना चाहती थी कि आखिर वह इसके इतने करीब क्यों आ रहा था, मगर इससे पहले कि अनिका रोहित को कुछ पूछने के लिए अपने होंठ हिलाए,
रोहित के होंठ अनिका के होंठों से टकराए। ऐसा नहीं था कि रोहित पहली बार अनिका को चूम रहा था, मगर आज अनिका के होंठों को रोहित के होंठों ने जब छुआ तो अचानक ही उसके पूरे बदन में जैसे करंट दौड़ने लगा था। यह पहली बार था जब अनिका रोहित को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। देखते ही देखते अनिका भी रोहित की बाहों में जैसे पिघलने लगी थी। रोहित ने खास तौर पर प्राइवेट रूम की बुकिंग की थी और होटल के स्टाफ को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि खाना सर्व करने के बाद कोई रोहित और अनिका को डिस्टर्ब न करे। आलीशान होटल की आलीशान प्राइवेट रूम में हल्की हल्की रोशनी की गई थी। ज़्यादातर पूरे कमरे में कैंडल जलाई गई थी, जिसकी रोशनी की वजह से पूरा कमरा येलो लाइट में चमक रहा था। काफ़ी माइल्ड और रोमांटिक म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा था। हालांकि रोहित यह बात भूल गया था कि वह लोग इस वक्त अपने बेडरूम में नहीं थे, मगर अनिका अच्छी तरह जानती थी कि वह लोग इस वक्त एक होटल में डिनर कर रहे थे। अनिका एक ऐसी लड़की थी जो हर वक्त हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना अच्छी तरह से जानती थी, मगर यह अनिका की ज़िंदगी में शायद पहली बार हुआ था कि अनिका पर कोई कंट्रोल कर रहा था। अनिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे रोहित ने उसके पूरे शरीर पर कंट्रोल पा लिया था। मगर किसी तरह अपना होश संभालते हुए अनिका ने रोहित को पीछे से जोर से धकेला। धक्का लगते ही रोहित के होंठ अनिका के होंठों से अलग हुए। झटके की वजह से रोहित पास लगे टेबल से टकराया और टेबल के नीचे प्लेट गिरी। प्लेट की आवाज से रोहित और अनिका फिर से होश में आए। रोहित अनिका की ओर फिर से प्यार से देखने लगा। इससे पहले कि अनिका रोहित को कुछ कहती, रोहित ने अपना एक हाथ अनिका की कमर पर डाल दिया और अनिका को अपनी ओर जोर जोर से खींचा। रोहित ने अनिका को अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की। तभी अनिका ने रोहित को रोकते हुए कहा, मैं रिया नहीं हूँ। इससे पहले कि अनिका और कुछ कहती, रोहित ने फिर से अनिका को चूमना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त रोहित ने बुक किए हुए प्राइवेट रूम के बाहर कुछ वेटर हाथ में खाना लिए खड़े हो गए। वो जैसे ही कमरा नॉक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगे, उन्हें कमरे के दरवाजे से दो परछाई प्यार करती हुई नजर आई। यह देखकर वेटर आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। गुलेरिया हाउस में आकाश और श्रेया पिंकी और आर्यन को खाना खिला रहे थे। डाइनिंग टेबल के बिल्कुल पास करण बैठकर मेन डोर की ओर देख रहे थे। आकाश उन्हें 3-4 बार खाने पर बुला चुका था, मगर करण ने हर बार यही जवाब दिया कि उन्हें भूख नहीं थी। आकाश अच्छी तरह जानता था कि करण क्यों खाना नहीं खा रहे थे। तभी अचानक करण ने आकाश की ओर देखकर कहा, काफी वक्त हो गया है, अभी तक अनिका वापस नहीं आई। आकाश ने मुस्कुराते हुए करण से कहा, अब तो दिल्ली का ट्रैफिक अच्छी तरह जानते हो, अभी तो शायद वह होटल पहुंची भी नहीं होगी। खाना खाकर वापस आने में कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा देर वेट करना चाहिए। तभी अचानक करण के मन में एक ख्याल आया। करण ने आकाश को अपने पास बुलाया और बुलाकर धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि अनिका रोहित से मिलने गई है? ना, मैं अपना सर हिलाते हुए आकाश ने कहा, नहीं, ऐसा उसने कहा तो नहीं है। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए करण ने आकाश से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि अनिका किसी और को मिलने गई हो? जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे आर्यन ने यह बात सुनी, आर्यन ने आकाश और करण की ओर मुड़कर कहा, क्या आप लोगों को भी यह बात पता है कि मॉम किसी और के साथ बाहर गई हैं? आर्यन ने जो बात कही थी वह बात सुनते ही हॉल में मौजूद सारे लोग शॉक हो गए थे। हालांकि आर्यन इन सब बातों के लिए बहुत छोटा था, इसलिए आकाश ने आर्यन को समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हारी मम्मा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गई हैं। वह हमेशा बिजी रहती हैं, यह बात तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अभी अभी पापा भी यही पूछ रहे थे कि तुम्हारी मम्मा उसी आदमी को मिलने गई हैं जिसके साथ पहले से काम कर रही हैं, या यह कोई नया आदमी है जिसके साथ कोई नया काम शुरू किया है तुम्हारी मम्मा ने। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि उसके मम्मा बातें बना रहे थे, मगर वह भी बड़ों की बात में इंटरफियर करना नहीं चाहता था। आर्यन एक काफ़ी ऑब्डियंट बच्चा था, वह अपनी लिमिट अच्छी तरह जानता था। आर्यन को वापस खाना खाते हुए देखकर आकाश करण के पास गया और कहने लगा, देखो पापा, मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई बात है। अनिका जरूर मिस्टर मारवा के साथ ही गई होगी। इस बार जब आकाश ने करण का चेहरा देखा तो यह देखकर हैरान हो गया कि करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे करण को यह बात काफ़ी पसंद आई थी कि अनिका रोहित से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती थी। चेहरे पर चमक लिए करण ने आकाश से कहा, देखो, आर्यन जरूर छोटा है, मगर वह हर पल अपनी माँ के साथ रहता है, अपनी माँ की पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानता है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है
अनिका जरूर किसी और से प्यार करती है, और अगर ऐसा है तो शायद हमारी कंपनी के लिए यह बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि रोहित मारवा कितना पावरफुल आदमी है। वो गुस्सा हमारे बिजनेस पर उतारने की कोशिश जरूर करेगा, मगर तुम मत डरना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मैं यही दुआ करता हूँ कि काश यह बात सच निकले। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करण को रोहित मारवा से इतनी नफरत क्यों थी, लेकिन कहीं न कहीं मन ही मन आकाश और श्रेया को यह बात भी खाई जा रही थी कि अगर यह बात सच निकली कि अनिका रोहित से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती थी, तो आखिर कौन था वह इंसान। आकाश जल्द से जल्द पता लगाना चाहता था कि अगर अनिका की लाइफ में कोई और था तो वह कौन था, क्या करता था, कहाँ रहता था। होटल के प्राइवेट कमरे में रोहित मारवा के साथ बैठी अनिका इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अपने ही घर पर लोग उसके बारे में क्या क्या अंदाजा लगा रहे थे। रोहित को अपने से दूर धकेलने के बाद अनिका तेज सांसें लेने लगी। रोहित के होठों से खून निकलने लगा था, मगर रोहित के चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। अनिका ने अपना ध्यान भटकाने के लिए टेबल पर रखा सूप पीना शुरू कर दिया। तभी रोहित ने अनिका के हाथ रखते हुए कहा, मुझे लगता है हमें अब सगाई करनी चाहिए। सूप पीते हुए बिना कुछ सोचे समझे अनिका ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका को जल्द ही इस बात का एहसास हुआ कि अनिका ने रोहित के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। रोहित के लिए शायद उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल था। जब अनिका ने अपनी नजरें उठाकर रोहित की ओर देखा तो रोहित की मुस्कान इतनी बढ़ चुकी थी, मानो ऐसा लग रहा था कि रोहित की स्माइल उसके चेहरे से बाहर निकल गई। रोहित ने अपना एक हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, अरे यार, यह मैंने क्या कर दिया, इतना बेहतरीन मौका अपने हाथ से जाने दिया। रोहित की इस बात पर अनिका हैरान हो गई और रोहित से पूछने लगी, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हम हमारी रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तभी रोहित ने अपना सर खुजलाते हुए अनिका से कहा, अरे आज तुम इतने अच्छे मूड में हो, यह मुझे पहले से पता होता तो मैं सगाई की बात ही नहीं करता, सीधे शादी का प्रपोजल कर देता। रोहित की बात सुनते ही अनिका के गाल शर्म से लाल हो गए। अनिका ने चम्मच से सूप पीते हुए रोहित से कहा, ज्यादा ऊंचे ख्वाब मत देखो, अगर पहाड़ चढ़ना है तो हर एक सीढ़ी चढ़नी होगी। सगाई करने के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे के बारे में अच्छी बुरी चीजें हमें पता कर चलेगी। हमें उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचना होगा कि शादी करनी भी है या नहीं। ये बात यहीं रोक देनी है। रोहित ने ये अपना एक पांव सोफा पर चढ़ाते हुए अनिका की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सगाई के बाद जो प्रोसेस होना चाहिए उन सारे प्रोसेस से हम पहले ही गुजर चुके हैं। तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, मैं यह जानता हूँ कि शादी के 10 साल बाद भी तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जहाँ तक एक दूसरे के बारे में जानने का सवाल है तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम एक बेहतरीन डॉक्टर हो, बेहतरीन रेस कार ड्राइवर हो, कराटे भी अच्छा कर लेती हो और अब तो दुनिया की नंबर 1 हैकर बन चुकी हो। अब इतनी सारी खूबियों वाली बीवी अगर मुझे मिले तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान दोबारा सोचेगा। हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ, पुश्तैनी बिजनेस है, उसे संभाल रहा हूँ, तुम्हारे अलावा किसी लड़की को छुआ तक नहीं, अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा और बच्चों का ख्याल जिंदगी भर रखूंगा, इसका वादा करता हूँ। मुझे नहीं लगता एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए इससे ज़्यादा क्वालिटीज देखनी चाहिए तुम्हें। रोहित की इस बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए अनिका ने कहा, अच्छा लुक और पर्सनैलिटी कोई चीज़ नहीं, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ चलूँ तो लोग मेरी चॉइस की तारीफ करें। अनिका की इस बात पर रोहित हैरानी से कमरे के कोने में बने हुए एक बड़े आईने में अपने आप को देखने लगा। कैंडल लाइट में रोहित ने जब अपना चेहरा आईने में देखा तो रोहित खुद देखकर काफी खुश हो गया। रोहित ने अनिका की ओर देखकर कहा, जरा देखो उस आईने में। यह कहते हुए रोहित ने अपना हाथ अनिका के कंधे पर रख दिया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह दोनों लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं? अनजान आदमी भी हम दोनों को एक साथ खड़ा देख ले तो कहेगा कि हम पति पत्नी हैं। चलो माना कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी नहीं हूँ और तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, मगर हम दोनों की जोड़ी साथ में काफ़ी अच्छी लगती है। सोच रहा हूँ शादी के बाद एक अच्छा फिल्म प्रोड्यूस करूँ जिसमें मैं हीरो और तुम हीरोइन। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो फिल्म का फ्लॉप होना पक्का समझ लो।
जब अनिका ने फिर से अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि 2 घंटे बीत चुके थे और अनिका ने अभी तक अपना डिनर कंप्लीट नहीं किया था। अनिका ने जल्दी से 1-2 निवाले अपने मुंह में रखे और अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगी, मुझे लगता है अब मुझे घर चलना चाहिए, काफी वक्त हो गया है। रोहित ने हैरान होकर अनिका की प्लेट में देखकर कहा, मगर अभी तो तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अनिका ने रोहित से कहा, मैं तो अपना खाना पूरी कर चुकी हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि तुमने पेट भरकर खाना खाया है। अनिका ने जब रोहित की प्लेट में देखा तो रोहित की प्लेट बिल्कुल उसी तरह सजी थी जैसे सर्व करने के पहले थी। रोहित ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच है, मेरा पेट और मेरा मन दोनों अब तक भरा नहीं है। अनिका रोहित के से रूड नहीं होना चाहती थी, इसलिए फिर से अपनी जगह पर बैठते हुए अनिका ने रोहित से कहा, तुम जल्दी से खाना खा लो, मुझे देर हो रही है। मगर रोहित अनिका की बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अपनी प्लेट में चम्मच घुमाते हुए रोहित ने कहा, मैं जितने जल्दी खाना खा लूँगा उतनी ही जल्दी तुम यहाँ से चली जाओगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अनिका ने फिर से अपनी घड़ी की ओर देखकर रोहित से कहा, ठीक है तो आप यहाँ बैठकर आराम से खाना पूरा कीजिए, मैं निकलती हूँ। यह कहते हुए अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और प्राइवेट रूम से बाहर निकलने लगी। रोहित भी अनिका को रोकने के लिए दौड़कर उसके पीछे जाने लगा, मगर इससे पहले कि रोहित अनिका को रोक पाता, अनिका कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल चुकी थी। अनिका को झटके से बाहर आता हुआ देखकर बाहर खड़े वेटर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी एक वेटर ने झुककर बड़ी ही पोलाइटली अनिका से कहा, मैडम उम्मीद है आपको हमारी होटल की सर्विस पसंद आई होगी। वेटर की बात से यह साफ था कि वह अच्छी तरह जानता था कि अनिका ने ठीक से डिनर नहीं किया था, इसलिए खाना कैसा लगा यह पूछकर वेटर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वेटर की बात सुनकर अनिका भी बुलिस करने लगी और आगे बढ़ गई। तभी अनिका को कॉरिडोर से एक जानी पहचानी लड़की पास आती हुई नजर आई। उसने हाई हील पहन रखे थे और काफी शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी, ऊपर स्पेगेटी टॉप पहन रखा था। जब वह लड़की हाई हील्स की आवाज करते हुए अनिका के पास आई तब अनिका को अचानक एहसास हुआ कि जो लड़की अनिका के सामने आकर खड़ी हुई थी वह रश्मि थी। अनिका को देखते ही रश्मि ने एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहा, अरे तुम यहाँ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। इससे पहले कि अनिका कुछ रिएक्ट करती, रश्मि ने अनिका को गले से लगा लिया। अनिका नहीं जानती थी कि आखिर रश्मि क्यों उससे इतना क्लोज होना चाहती थी, मगर वह सबके सामने रश्मि को अपने से दूर धकेलकर उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। अनिका से अलग होने के बाद अचानक ही रश्मि ने अनिका के पीछे खड़े रोहित को देखा। रोहित को देखते ही रश्मि की आंखों में चमक आ गई। अनिका ने रश्मि की आंखों की चमक अच्छी तरह नोटिस की थी। रश्मि ने अपनी बाहें फैलाकर रोहित से कहा, रोहित तुम यहाँ, काफी वक्त हो गया हम दोनों को मिले नहीं, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। यह कहते हुए रश्मि ने अपने दोनों बाहें रोहित के गले में डाल दी। रोहित के आगे खड़ी अनिका हैरान होकर रश्मि और रोहित को देखने लगी। रश्मि की बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि रश्मि रोहित को पहले से जानती थी। अनिका ने बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को ताड़ना शुरू किया। रश्मि कुछ देर तक रोहित की बाहों में लिपटी रही और फिर रोहित से अलग होते हुए रश्मि ने रोहित से कहा, इस तरह हैरानी से क्या देख रहे हो मुझे, क्या सचमुच तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ। अनिका हैरानी से रोहित की ओर देखने लगी। अनिका रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। जब रोहित के गले लगी रश्मि रोहित के बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं किया, वह बस अपनी जगह पर खड़ा रहा। रोहित के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह रश्मि के इस बिहेवियर से काफी हैरान था। रोहित अनिका की ओर देखकर और ज्यादा परेशान हो गया था। रोहित यह बात अच्छी तरह जानता था कि पिछली बार जब रश्मि ने अनिका को यह कहा था कि वह मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के मिस्टर वाई को अच्छी तरह जानती है और उससे चैटिंग करती है, तो अनिका ने रोहित के मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया था। और आज अनिका के सामने रश्मि रोहित के गले मिली थी। रोहित ने एक झटके से रश्मि को अपने आप से अलग करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हें पहले मिल चुका हूँ। रोहित के इस बात पर हैरानी से रश्मि ने रोहित को देखकर कहने लगी, क्या तुम सचमुच मुझे भूल गए हो, मैं रश्मि हूँ, रश्मि शर्मा। रश्मि की बात सुनते ही रोहित अनिका के पास जाकर खड़ा हो गया। रोहित ने अनिका के कंधे पर एक हाथ रखते हुए कहा, देखिए इस वक्त मैं अपनी मंगेतर के साथ आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे साथ इस तरह से पेश आना चाहिए। रोहित की बातों से यह साफ झलक रहा था कि उसे रश्मि का यह बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
रोहित अपनी कड़क आवाज में रश्मि को यह बता देना चाहता था कि वह अनिका का होने वाला पति था। इस बार अनिका ने भी अपने एक हाथ से रोहित का हाथ पकड़ते हुए रश्मि से कहा, देखो रश्मि, मैं इस वक्त अपने होने वाले पति के साथ कुछ प्राइवेट मोमेंट बिताने आई हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम हो तो हम ऑफिस में बात कर सकते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ मुझे और मेरे मंगेतर को अकेला छोड़ दो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रश्मि तरह तरह की तरकीब निकालकर अनिका को फंसाने की कोशिश करती थी, और हो सकता है कि रोहित इस तरह से मिलने के पीछे भी रश्मि की कोई चाल हो। अनिका की बात सुनते ही रश्मि ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा हो। अनिका और रोहित को हैरानी से फटी हुई आंखों से देखते हुए रश्मि ने कहा, यह क्या कर रही हो तुम अनिका? रोहित तुम्हारा मंगेतर है?